मॉर्निंग बच्चों अभी तक हम लोगों ने अपनी हिंदी पाठ पुस्तक, हिंदी साहित्य की पल्लव पाठ पुस्तक का पाठ 1 आ रही रवि की सवारी पाठ का अध्ययन किया। बच्चों, आज मैं अपने हिंदी पाठ पुस्तक हिंदी व्याकरण का पाठ 1 भाषा और व्याकरण का अध्ययन कराने जा रही हूँ। बच्चों, भाषा क्या होती है, बोली क्या होती है, उपभाषा क्या होती है, साहित्य क्या होता है, व्याकरण क्या होता है, भाषा के कितने रूप होते हैं, इन सब चीजों को प्रस्तुत पाठ में हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों, अपनी पाठ्य पुस्तक में देखेंगे भाषा और व्याकरण पाठ 1। भाषा किसे कहते हैं और व्याकरण किसे कहते हैं, बोली किसे कहते हैं, ये सब चीजों को हम लोग देखेंगे। भाषा क्या है? भाषा वह समर्थ साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, लिखकर अपने बात, मन के भाव और विचारों को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मन के भाव और विचारों को लिखकर अथवा बोलकर एक दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करता है, या अपने बोलकर या लिखकर अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव और विचारों को बोलकर या लिखकर व्यक्त करता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा की परिभाषा कई तरह से बोली जा सकती है। आपकी पुस्तक में दिया है, भाषा वह समर्थ साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने भाव तथा विचारों का आदान प्रदान करता है। जैसे मैं अपने मन के भाव के और विचारों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ, तो किस प्रकार कर रही हूँ? बोलकर। अभी बोर्ड पर अगर कुछ लिखना होगा तो यहाँ पर मैं लिखकर प्रस्तुत करूंगी। तो हम अपने विचार आप तक पहुंचाने के लिए क्या किए? मुंह से बोले और बोर्ड पर लिखे, जिससे कि मेरी बातों को, अपनी बातों को आप तक पहुंचा सके, मेरी बातों को आप लोग सुन सके और समझ सकें। तो ये भाषा व समर्थ साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, लिखकर अपने बातों को का आदान प्रदान करता है, अपने मन के भाव का आदान प्रदान करता है। भाषा की रचना ध्वनियों के संयोग से होती है। ध्वनियों के संयोग से मतलब, जैसे मान लीजिए भाषा है, कुछ बोलना है हमें, तो जब तक भाषा क्या होती है, वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। तो शब्द से क्या होता है? शब्दों से क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। तो ये जो वाक्य बनते हैं, वाक्य ही है, हम अपने भाषा के माध्यम से दूसरों तक वाक्य के द्वारा ही बातों को पहुंचाते हैं। तो भाषा की रचना ध्वनियों के संयोग से होती है। ध्वनि से ही भाषा की रचना होती है, यानी ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, तो वाक्यों से हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा का उद्देश्य विचारों का आदान प्रदान करना होता है। भाषा का उद्देश्य क्या है? विचारों का आदान प्रदान। हम भाषा का मेन काम है अपने मन के भाव और विचारों को एक दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करें, यानी अपने विचारों को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करें और दूसरे के मन के भाव और विचारों को स्वयं जानें। आदान प्रदान का यही मतलब है ना, कि किसी चीज का आदान और प्रदान करना, लेना और देना। विचारों का आदान प्रदान समाज में किया जाता है, अतः यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। समाज में यदि व्यक्ति जन्म लिया है तो सामाजिक प्रक्रिया क्या है? विचारों का आदान प्रदान। इसलिए जो व्यक्ति समाज में जन्म लिया है उसको अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? भाषा की। अगर भाषा का ज्ञान ना हो तो व्यक्ति विचारों का आदान प्रदान नहीं कर सकता। तो हर स्टेट की, हर राज्य की अपनी अलग अलग भाषा होती है। उस भाषा को बोलकर व्यक्ति अपने मन के भाव और विचारों का आदान प्रदान करता है। 4th पॉइंट देखिए, विचारों को संचित करने के लिए लिखित भाषा का विकास हुआ। विचारों को संचित करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए लिखित भाषा की, किसी के मन के विचार है, बड़े बड़े लेखक, राइटर जो सोचते हैं, उसको हम सोचा हुआ मुंह से बोल दिया, लेकिन उसका
उसको कहीं अगर इकट्ठा करना है, संचित करना है, तो उस ज्ञान को हम इकट्ठा करने के लिए क्या करते हैं कि लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। क्योंकि मौखिक भाषा तो अभी बोला भूल गया या व्यक्ति हमेशा याद नहीं रहता कि किसने क्या बोला था, किसने क्या कहा था। लेकिन जो संचित कोश होता है, उसमें लिखित जो रूप में लिखा रहता है वो एक प्रूफ की तरह रहता है। तो विचारों को संचित करने के लिए लिखित भाषा का प्रयोग होता है। क्लियर? भाषा किसे कहते हैं और भाषा के लिए निम्नलिखित बातों का स्पष्ट होना आवश्यक है। फिर देखेंगे भाषा के रूप। बच्चों, बचपन से आप लोग पढ़ते आए हैं, भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। कहीं कहीं आप लोग सांकेतिक भाषा भी पढ़े हैं कि संकेत द्वारा जो अपनी बात को बताना, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो भाषा का पहला रूप है मौखिक अथवा कथित भाषा। कथित मतलब कही गई, मुंह से कहा गया। मौखिक यानी मुंह से कहा गया, यानी बोला जाता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा लिखकर जो की जाती है। भाषा के इस रूप को मौखिक अथवा कथित भाषा कहते हैं। जैसे कहानी सुनना, समाचार सुनना, वार्तालाप करना, कविता अथवा गाना सुनाना। देखिए, किसी को कविता सुनाना, समाचार सुनाना, कहानी सुनाना, किसी से बातचीत करना, ये सब क्या है? भाषा का मौखिक रूप है। मतलब जब हम अपने मन के भाव और विचारों को बोलकर एक दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो वह मौखिक भाषा कहलाता है। बोलकर यानी कहानी सुना रहे हैं तो बोल रहे हैं, समाचार सुना रहे हैं तो बोल रहे हैं, गाना सुना रहे हैं तो बोल रहे हैं, ये वार्तालाप कर रहे हैं यानी आपस में बातचीत कर रहे हैं तो बोल रहे हैं। तो ये भाषा का मौखिक रूप है। बच्चों, आपकी पेज नंबर 7 में देखिए, आपकी पुस्तक में कुछ चित्र बने हुए हैं कि इसमें 4 बच्चे बैठे हुए हैं। इस चित्र में छात्र छपे हुए प्रश्न पत्र में से प्रश्न पढ़कर उत्तर पुस्तिका पर उनके उत्तर लिख रहे हैं। परीक्षार्थियों के लिखित उत्तर पढ़कर परीक्षक उन्हें अंक देंगे। यह भाषा लिखित रूप है। आप एग्जाम देते हैं, परीक्षा में बैठते हो, प्रश्न पत्र आपको मिलता है। प्रश्न पत्र से जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, अपनी प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं और अध्यापक उसको चेक करके, अध्यापक या अध्यापिका आपको मार्क्स देते हैं, तो वो लिखित भाषा है। यानी जो लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करता है, उसे हम भाषा का कौन सा रूप बोलते हैं? लिखित रूप बोलते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा को हम आंखों द्वारा देखकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं। यानी लिखित भाषा, देखिए, मौखिक भाषा सुनकर और समझकर व्यक्ति मौखिक भाषा को समझता है, सुनता है और समझता है, और लिखित भाषा को पढ़ता है। लिखित भाषा जो है आंखों के द्वारा पढ़कर ग्रहण किया जाता है। पत्र, तार, साहित्य रचना, समाचार पत्र आदि द्वारा समाचार प्रेषण लिखित भाषा के रूप है। एग्जाम देना, समाचार पत्र पढ़ना, जब हम समाचार पत्र पढ़ते हैं तो क्या करते हैं? लिखित भाषा का प्रयोग उस पर लिखा हुआ रहता है। तो ये सारे लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं। तो क्या समाचार, साहित्य रचना, समाचार पत्र या परीक्षा के समय में जो हम लोग परीक्षा देते हैं वो लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं। अब बच्चों, हम लोग भाषा देखें, भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कितने रूप होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा कितने रूप होते हैं। अब बोली क्या होती है? भाषा सामान्य रूप से क्या देखा गया है कि सामान्य रूप से क्षेत्र विशेष में प्रयोग किए जाती है, जो भाषा का रूप बोली कहलाता है। सामान्य रूप से किसी क्षेत्र विशेष में, जैसे गोरखपुर में कौन सी भाषा बोली जाती है, जिसको हम बोलेंगे गोरखपुर की बोली ऐसी है। तो सामान्य रूप से देखा गया कि जब हम भाषा के विषय में बात करते हैं तो लोगों के मन में भाषा और बोली के मध्य एक भ्रम सा रहता है। लोग भाषा को बोली और बोली को भाषा कहते हैं। लोग कहते नहीं उसकी बोली ऐसी, उसकी भाषा जरा सुनो, कहते नहीं उसकी भाषा देखो कैसे बोल रही। तो उसको भाषा नहीं बोलना चाहिए, उसको क्या बोलना चाहिए? उसको बोली बोलना चाहिए, क्योंकि क्षेत्र विशेष में बोली ही बोली जाती है। वास्तव में किसी छोटे क्षेत्र में सामान्य व्यवहार में आने वाली भाषा का अल्प विकसित रूप ही बोली कहलाते। किसी क्षेत्र विशेष में
किसी, जैसे मान लो हमारा उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, लेकिन गोरखपुर में जो भाषा वो जो बोलते हैं उसको हम, उस भाषा को हम बोली का रूप देते हैं, लेकिन क्योंकि भाषा का ही अल्प विकसित रूप क्या होता है, बोली कहलाता है। बोली का ना तो कोई लिखित रूप ही उपलब्ध होता है और ना ही इसका कोई साहित्य होता है। बोली क्या होता है, केवल बोली जाती है, ना उसका लिखित रूप होता है और ना तो उसका कोई साहित्य होता है, यानी साहित्य में कहीं उसका वर्णन है, ये बोली का वर्णन है। ऐसे कुछ उदाहरण दृष्टिगत होते हैं जब कुछ साहित्यकारों ने बोली में साहित्य रचना करके उसे भाषा का रूप प्रदान करने का प्रयत्न किया। ऐसा है कि बोली केवल बोली जाती है, लेकिन कुछ रचनाकारों ने बोली को भी अपने साहित्य में लिखा है, अपनी रचना की है, बोली के माध्यम से ही भी अपनी रचना किया है। इनमें कुछ बोलियों को में तो निरंतर साहित्य रचना होती रही है और उन्हें भाषा मान रूप मिला। जैसे खड़ी बोली को हिंदी भाषा का वर्तमान रूप प्राप्त होने का श्रेय प्रेमचंद को है। खड़ी बोली जो है उसका वर्तमान जो है वर्तमान रूप प्राप्त होने का श्रेय जो है प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आदि को जाता है। महाकवि तुलसीदास ने भी अवधी बोली में साहित्य रचना करके तथा महाकवि सूरदास ने ब्रज बोली में साहित्य रचना करके उन्हें भाषा का रूप प्रदान किया। देखिए, हम बोलते हैं ना कि बोली किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाती है, उसमें साहित्य रचना नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है, कहीं कहीं इसमें साहित्य रचना भी होती है, जैसे कि सूरदास ने किया है। और यहाँ पर इन्होंने, महाकवि सूरदास ने ब्रज भाषा में और तुलसीदास ने अवधी भाषा में रचना की है। परंतु इन भाषाओं में साहित्य रचना बहुत कम है, अतः ये पुनः बोलियां बन गई। रचना करके उन्हें भाषा का रूप तो उन लोग प्रदान कर दिए, लेकिन ऐसा नहीं बस यही लोग रचना किए, ऐसा नहीं कि अवधी और ब्रज भाषा में बहुत रचनाकार रचना किए हैं। इसलिए ये जो अवधी जो है और ब्रज जो है भाषा न होकर के बोली का ही रूप बनकर रह गई। तो क्या है, बोली जो है किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली होती है, भाषा का रूप ही बोली होती है। और बोली केवल साहित्य में नहीं रहती, लिखित नहीं रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सूरदास, महाकवि सूरदास और तुलसीदास ने अवधी भाषा का प्रयोग किया और सूरदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया, लेकिन इसको इन भाषा को भाषा का रूप प्रदान तो किया गया, परंतु इसमें अत्यधिक रचना नहीं हुई, इसलिए ये पुनः क्या है, बोली के रूप में ही आ गई, यानी बोली ही बन गई, भाषा के रूप में नहीं आई। तो बोली किसे कहते हैं, जान गए कि बोली केवल बोली जाती है, सामान्य रूप से क्षेत्र विशेष में प्रयोग किए जाने वाली भाषा का रूप बोली कहलाती है। नेक्स्ट है उपभाषा। उपभाषा किसे कहते हैं, बोली की अपेक्षा उपभाषा कुछ अधिक विस्तृत क्षेत्र में प्रयुक्त होती है। बोली तो थोड़ा अल्प विकसित क्षेत्र में होती है, लेकिन उपभाषा जो है और विस्तृत क्षेत्र में और ज्यादा लोग बोलते हैं, उसमें साहित्य रचना भी उपलब्ध होती है। एक उपभाषा क्षेत्र में एक से अधिक बोलियां आती है। उपभाषा जो है उसमें क्या होता है, एक से अधिक बोली आती है, क्योंकि बोली तो बहुत सीमित क्षेत्र में बोली जाती है और भाषा जो है उसका क्षेत्र विस्तृत होता है, तो एक उपभाषा में कई सारी बोलियां आती हैं। उदाहरण के लिए बिहारी हिंदी की उपभाषा है और मगही मैथिली तथा भोजपुरी इसकी बोलियां हैं। उसी प्रकार पश्चिमी हिंदी की उपभाषा है और बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज, बांगरू आदि इसकी बोलियां हैं। यानी पश्चिमी उपभाषा है और इसमें यहाँ कौन कौन सी बोली बोली जाती है, बिहारी हिंदी है और इसकी हिंदी उपभाषा है, लेकिन बिहार में क्या क्या बोला जाता है, बोली कौन कौन सी है, मगही है, मैथिली है, भोजपुरी है, ये सब बोलियां बोली जाती हैं। उसी प्रकार पश्चिमी हिंदी में हिंदी उपभाषा है, उसमें बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज, बांगरू आदि बोलियां हैं। यानी एक उपभाषा में कई बोलियां होती हैं। इस प्रकार भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं आती हैं और उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां आती हैं। क्लियर?
भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं आती हैं, यानी भाषा का क्षेत्र सबसे विस्तार होता है, उससे सीमित क्षेत्र उपभाषा का होता है और उससे भी सीमित क्षेत्र बोली का होता है। अब बच्चों हम देखेंगे हिंदी भाषा का महत्व। हमारे जीवन में, हमारी बोलचाल में हिंदी भाषा का क्या महत्व है। हिंदी भाषी लोग हमारे देश में प्रत्येक राज्य में रहते हैं, ऐसा नहीं है हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, हिंदी भाषा के लोग हमारे प्रत्येक राज्य में रहते हैं। यदि भारत के प्रत्येक प्रदेश की अपनी निजी भाषा है, तथापि हिंदी भाषा हर स्थान पर संपर्क के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। हिंदी प्रत्येक प्रदेश की अपनी निज भाषा, बंगाल में लोग बंगाली बोलते हैं, महाराष्ट्र में लोग मराठी बोलते हैं, साउथ में लोग, केरल में लोग मलयालम बोलते हैं, यानी हर स्टेट की अपनी, राज्य की अपनी भाषा है। फिर भी हिंदी भाषा हर स्थान पर संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस दृष्टि से हिंदी भारत की अत्यंत महत्वपूर्ण भाषा है। हिंदी के महत्व को संविधान निर्माताओं ने भी स्वीकार किया। 14 सितंबर सन 1949 को अनुच्छेद 343 में हिंदी भाषा को क्या हुआ, राजभाषा का दर्जा दिया। याद रखिएगा 14 सितंबर हम लोग क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। इसी दिन 1949 को अनुच्छेद 343 में हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया। इस कारण प्रत्येक वर्ष को क्या होता है, 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो बच्चों हम लोग देखें हिंदी भाषा का महत्व देख लिए कि क्या होता है। अब भाषा और लिपि, भाषा और लिपि ये हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। आप भाषा किसे कहते हैं, उपभाषा किसे कहते हैं, बोली किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा याद करेंगे। और याद करने के साथ साथ आपको अपनी पुस्तक में दिया हुआ है कि भाषा किसे कहते हैं, इसके कितने रूप होते हैं, बोली किसे कहते हैं, उपभाषा किसे कहते हैं, और हिंदी भाषा के महत्व को आप अपने कॉपी में लिखेंगे और अच्छे से समझेंगे। अगली क्लास में हम लोग पाठ के आगे के भाग को, भाषा और लिपि का अध्ययन करेंगे कि भाषा किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं और मानक भाषा किसे कहते हैं। धन्यवाद।